हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें हमने किया इंडियन फेडरलिज्म। लास्ट सेशन में हमने किया कि इंडिया की स्टेट है, इसमें जो एक यूनियन बनी हुई है, ये यूनियन फेडरल स्ट्रक्चर की है। ऑल्दो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड यूज नहीं किया, स्टिल हमारी नेचर कौन सी है, फेडरल स्ट्रक्चर की है। तो लास्ट सेशन में हमने फीचर्स की जो इंडिया को एक फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती हैं। आज हम करेंगे यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन कौन सी फीचर्स है जिससे हमको लगता है कि हम ऑल्दो इन द फॉर्म फेडरल है बट सेपरेट में यूनिटरी फीचर्स है। तो यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सबसे पहले आती है एब्सेंस ऑफ द वर्ड फेडरेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन टर्म है जो एक बार भी यूज नहीं की गई है, तो हम इसकी जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये वर्ड आर्टिकल 1 में डिफाइन किए गए हैं। सो इंडियन को फेडरलिज्म नहीं कहा जा सकता, हम तो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं जो आपस में मिलकर एक स्टेट, एक भारत का निर्माण कर रहे हैं। और जो हमारा इंडियन फेडरेशन है, इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया गया और कोई भी स्टेट अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ नहीं करा सकता। इसीलिए वहां पर फेडरेशन वर्ड ना यूज कर जब हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम चाहे फेडरल स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक तरह यूनिटरी हैं, यूनिट के रूप में एक ही सभी स्टेट्स है, एक ही रूप में काम करते हैं। नंबर 2, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन फेवर ऑफ द सेंटर। ऑल्दो हमारे कंट्री में भी जैसे फेडरल गवर्नमेंट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, इंडिया में भी डिवाइड है। इंडिया में 3 लिस्ट्स हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर लिस्ट में सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, 100 सब्जेक्ट्स, एंड कॉन्करेंट में 52 सब्जेक्ट्स है, जिस पर भी ज्यादा सुप्रीम पावर किसकी होती है, सेंटर की होती है। एंड उसके बाद स्टेट के पास 61 सब्जेक्ट्स हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ज्यादा सब्जेक्ट्स किसके पास है, सेंटर के पास है। एंड इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो रेजिड्यूरी पावर्स होती हैं वो पावर्स सेंटर को प्रोवाइड कराता है, लेकिन जो और फेडरल कंट्रीज है जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, वहां पर रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास होती है, स्टेट्स के पास होती है, लेकिन हमारे देश में रेजिड्यूरी पावर्स सेंटर के पास हैं। नंबर 3, encroachment of the center in state list during ordinary circumstances, मीनिंग जो स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में भी कुछ पावर्स सेंटर के पास चली जाती हैं। मान लो सेंटर किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा है, तो इस कंडीशन में स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है, उसके पास ऑटोमेटिक पावर सेंटर के पास आ जाती है जब वो फॉरेन रिलेशंस को डेवलप करती है। इस तरह बहुत सारी प्रोविजंस हैं जो सेंटर के पास चली जाती हैं। जैसे हम कहते हैं स्टेट लिस्ट में कोई लॉ बना गया, तो स्टेट लॉ है उस पर वैसे गवर्नर के साइन होंगे, लेकिन अगर वो इशू लगता है कि सेंटर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर की भी जरूरत है, तो इस मैटर में प्रेसिडेंट की अप्रूवल भी चाहिए। इट मींस क्या हो गया, स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है लेकिन उसको अप्रूव करने के लिए हमें प्रेसिडेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है। नंबर 4, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है जो ये दिखाती है हमारे देश में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर फेडरल स्ट्रक्चर होता, फेडरल में डबल सिटीजनशिप होती है, एक सेंटर की एक स्टेट की, लेकिन हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। हम किसी भी स्टेट में नहीं, हमारे पास एक ही सिटीजनशिप रहेगी, वो है इंडियन। नेक्स्ट इज सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हमारे देश में जो जुडिशरी है वो भी सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है स्टेट में एंड सेंटर में अलग अलग से जुडिशरी सिस्टम नहीं है,
जैसे जब फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, जहां कंट्रीज में फेडरल स्ट्रक्चर होता है, वहां पर फेडरल जुडिशरी होती है, फेडरल कोर्ट होती है। फेडरल लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी सेंटर एंड स्टेट के रिलेशनशिप है, इस पर डिसीजन देने के लिए होती है। और स्टेट कोर्ट्स होती है, स्टेट में अपनी जजमेंट्स देती हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है, सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम है। और जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानने के लिए बाउंडिंग होती हैं, तो वो बाइंड है किससे, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। हमारे देश में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम प्रिवेल करता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इमरजेंसी फेडरल स्ट्रक्चर चेंजेस इनटू यूनिटरी सिस्टम, मीनिंग अगर हमारे देश में कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं वो किसके पास आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ जाते हैं। अगर नेशनल इमरजेंसी है, इसका मीनिंग है कि हमारे देश में फाइनेंस की कमी हो रही है या फिर हमारे देश में कोई और प्रॉब्लम है, तो इस टाइम क्या होता है, एक स्टेट पर बाउंडेशन लग जाती है। अगर उसने अपना एग्जेक्टिव या लेजिस्लेटिव सिस्टम है उसको वर्क करना है, उसके लिए सेंटर की परमिशन की जरूरत होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, तो स्टेट को वहां डिसॉल्व किया जाता है, तो वो डायरेक्टली सेंटर के अंडर काम करता है। इस तरह हमारे देश में यूनिटरी सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है अगर हमारे देश के हालात सही नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, हमारे देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है। स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स का अपना अपना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। नेक्स्ट इज गवर्नर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर कैसे काम करता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट हो। एक गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मींस प्रेसिडेंट ही है जो गवर्नर को अपॉइंट करता है। जब हम देखते हैं 2014 में एनडीए की सरकार आती है, उस टाइम जो गवर्नर होते हैं अदर स्टेट्स के, जिनको यूपीए की गवर्नमेंट है उसने अपॉइंट किया था, उनमें से काफी गवर्नर थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया। इट मींस क्या हो गया, गवर्नर भी कैसे काम करता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर गवर्नर होता है, और एक स्टेट में गवर्नर रोल ही चलता है। जैसे एक प्रेसिडेंट की पोजीशन है सेंटर में, वैसे ही एक स्टेट में गवर्नर की पोजीशन होती है। कोई भी एक्ट है तब तक लॉ नहीं बनता जब तक गवर्नर अप्रूव नहीं करता। नेक्स्ट इज सेंट्रल सुपरमेसी इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए जो पार्लियामेंट है वो ही अमेंडमेंट कर देती है। तो सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी अप्रूवल चाहिए होती है। अदरवाइज जो अमेंडमेंट्स हैं, चाहे सिंपल मेजोरिटी से हो चाहे उसकी कॉम्प्लेक्स मेजोरिटी हो, उसके लिए क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सेंटर को ही सुप्रीम पावर दी है। तो जो हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं तो वो बहुत रेयर केसेस हैं कि स्टेट के पास पावर हो। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू स्टेट्स, कैन चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द ओल्ड स्टेट एंड कैन रीऑर्गेनाइज स्टेट्स। जो पार्लियामेंट है हमारे देश में जितनी भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को क्रिएट भी कर सकती है। कितने टाइम ऐसा हुआ है एक ही स्टेट की दो पार्ट कर दिए, या फिर उसकी बाउंड्रीज चेंज कर दी, इंक्रीज कर दी या डिक्रीज कर दी, या फिर जो ओल्ड स्टेट्स होते हैं उनके नाम चेंज करने हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। स्टेट को रीऑर्गेनाइज करते हैं वो भी सेंट्रल पार्लियामेंट के थ्रू सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। तो पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं रिगार्डिंग स्टेट्स। नेक्स्ट इज नीति आयोग वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंटर। जो नीति आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन है, इसको रिप्लेस कर नीति आयोग को बनाया गया। तो नीति आयोग में सबसे सुप्रीम पावर कौन होता है,
सेंटर की होती है। हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो ही क्या है, एक्स ऑफिस चेयरमैन है नीति आयोग के। नीति आयोग के जितने भी मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो सेंटर के द्वारा ही किए जाते हैं। नीति आयोग के डिसीजन सबके लिए मान्य होते हैं। नीति आयोग को हम थिंक टैंक कहते हैं। जो ये थिंक टैंक है वो पूरे स्टेट, पूरे इंडिया के लिए रूल बनाते हैं और सभी स्टेट्स पर इसके जो काम है उसी के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट्स ऑन सेंटर। जो स्टेट्स है इनके पास इनकम के रिसोर्सेस बहुत कम है। इनको अपनी फाइनेंस के लिए सेंटर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि जिनके फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, इनकम टैक्स किस में आता है, सेंटर लिस्ट में आता है, उस पर सेंटर का कंट्रोल है। तो मेनली जो छोटे छोटे टैक्स हैं उस पर ही स्टेट है उसकी कंट्रोल होता है। एंड इसके अलावा अगर हम स्टेट की बात करते हैं, ये मेनली ग्रांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रांट्स कहाँ से मिलती हैं, सेंटर से मिलती हैं। तो इसके पास फाइनेंशियल रूप में ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं है। तो अगर एक स्टेट के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है और वो सेंटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मीनिंग क्या बन गया कि सेंटर ही फाइनेंशियल रूप में सबसे सुप्रीम है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिटरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। हमारे देश में फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। फाइनेंस कमीशन ही है जो ये बताता है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी टैक्सेस हैं, इनमें कैसे डिवीजन होगी, सेंटर का शेयर कितना है, स्टेट्स का शेयर कितना है और इसके अलावा ग्रांट्स कितनी देनी है, एड कितनी देनी है, ये सब कुछ फाइनेंस कमीशन है वो ही क्या करता है, बताता है। तो इसके लिए फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही की जाती है। एंड लास्ट इज सेंटर्स राइट टू डिप्लॉय आर्म फोर्स इन द स्टेट्स। जो स्टेट्स है जिसके साथ बॉर्डर लगते हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर में अगर आर्मी को इसने डिप्लॉय करना है तो इसके लिए सेंट्रल का कंट्रोल होता है। बॉर्डर एरिया पर जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है उसका किलोमीटर एरिया कितना होगा वो भी सेंट्रल पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। तो हर एक स्टेट में जिसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है वहां पर सेंटर के राइट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस तरह हम चाहे सेंट्रलाइज हो रहे हैं, अगर हमको फेडरल कहा जा रहा है, फेडरल के साथ साथ हम सेंट्रलाइज्ड भी हैं, इसीलिए हम अपने आप को फेडरल ना कहकर क्वासी फेडरल कहते हैं, जिसमें फेडरल के साथ साथ सेंट्रलाइज्ड जो क्वालिटीज हैं, उसकी फीचर्स हैं, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया में यूनिटरी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की गई है। तो हमारे देश में सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म क्यों चूज किया गया, तो जो हमारा फेडरलिज्म है वो फेडरलिज्म क्या है, सेंट्रलाइज्ड है। तो इसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट इज पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस क्या डिफाइन करता है, जब हम ब्रिटिशर की कॉलोनी थी, ब्रिटिशर हमारे देश पर रूल कर रहे थे, उन्होंने क्यों रूल किया, क्योंकि उस टाइम हम फेडरल स्ट्रक्चर में थे, अपनी अपनी प्रिंसली स्टेट थी, इसीलिए एक यूनियन ना होने की वजह से, एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट ना होने की वजह से वो हम पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के साथ हमको कास्ट में, रिलीजन में, लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड करते गए। इसीलिए हमको जरूरत थी कि दोबारा से कोई अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री हमको अपना कोई कॉलोनी ना बना ले। तो इसीलिए हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर को चुना जिसके पास ज्यादा पावर्स होंगे। तो सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म को हमने अडॉप्ट किया। नीड ऑफ द टाइम, तो ये हमारी टाइम की जरूरत भी थी। तो हम फेडरल स्ट्रक्चर है इसको डिनाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि 35 के एक्ट के थ्रू हमारे पास फेडरलिज्म चल रहा था। उससे पहले लॉर्ड माउ थे, वो भी यही कह रहे थे। साइमन कमीशन में फेडरलिज्म की बात कर रहा था, 35 में भी यही किया। तो उस टाइम जरूरत थी कि हमको फेडरलिज्म को इस्टेब्लिश करना है, लेकिन ज्यादा पावर्स किसको देनी थी, सेंटर को देनी थी, इसीलिए सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन को ही चूज किया गया। नेक्स्ट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। हमको अपनी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को कायम करना था, प्रोटेक्ट करना था। हम एक्सटर्नली सॉवरेन नहीं थे। अगर हम डिफरेंट फेडरल सिस्टम में अलग अलग स्टेट्स
सॉवरेन हो जाएंगे, तो उस टाइम हम बहुत ज्यादा गरीब थे, पॉवर्टी में थे, क्योंकि 200 ईयर से उन्होंने जो हमारी एक्सप्लॉयटेशन की है इसको कवर करने के लिए जरूरत था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर हो। इसीलिए एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को बचाने के लिए हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर को चूज किया। नेक्स्ट इज फॉर द बैलेंस्ड प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। इंडिया को प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट की जरूरत थी, इसीलिए बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए मीन्स हर एक स्टेट में हर एक कोने में डेवलपमेंट हो, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री सेक्टर ये सब डेवलप हो, इसके लिए हमको एक सेंटर की जरूरत थी। हमारा फेडरल सिस्टम था लेकिन सेंट्रलाइज किया गया ताकि पूरे देश की डेवलपमेंट बैलेंस्ड वे से हो सके। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल ट्रेंड टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। जो सेंट्रलाइजेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं जी सिर्फ इंडिया ने फर्स्ट टाइम नहीं किया था, जी क्या था, यूनिवर्सल ट्रेंड बन चुका था, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारी कंट्रीज थी, वो कंट्रीज भी सेंट्रलाइज्ड हो रही थी। उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो सभी स्टेट्स क्या कर रहे थे, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे थे ताकि फॉरेन वॉर हो, अगर हमारे फॉरेन रिलेशंस डेवलप करने हैं तो स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल सिग्निफिकेंस हैव बिकम ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस। तो आज के टाइम में जो हमको लगता है लोकल सिग्निफिकेंस के सब्जेक्ट थे वो नेशनल सिग्निफिकेंस का भी रूप धारण कर चुके हैं। हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स नेशनल सिग्निफिकेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन वैसे तो लोकल स्टेट लिस्ट में था, लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस का भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज ऑल ट्रेडिशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जी ट्रेडिशन बन चुकी है कि हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिस वजह से हम भारत डेवलप कर सकते हैं। अगर हम अपनी अच्छे से ग्रोथ डेवलपमेंट एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग पावरफुल नेशन के रूप में आना चाहते हैं तो जरूरत है स्ट्रॉन्ग सेंटर की। एंड लास्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है आज के टाइम में पूरा वर्ल्ड ही क्या बन चुका है, ग्लोबलाइज बन चुका है। मीन्स हम पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोब को एक विलेज के रूप में देख रहे हैं, तो इस टाइम इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, तो इसलिए जरूरत थी कि हमको जो अपना सेंटर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। अगर हम सेंटर एंड स्टेट में पावर्स डिवाइड करते जाते तो ग्लोबलाइजेशन के टाइम में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होनी थी। इसीलिए आज के टाइम में हम जितनी भी अमेंडमेंट्स होती हैं उसमें जो हमारा सेंटर है उसको ही ज्यादा पावर्स देते जा रहे हैं, तो इससे हमारा सेंटर है वो ज्यादा डिवेलप हो रहा है। तो आज के टाइम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, अमर्जिंग ट्रेंड क्या है इन इंडियन फेडरलिज्म, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई प्यारी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।